Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we are going to learn about it. It के जितने भी इस्तेमालात हैं, जहां जहां और कहां कहां it का इस्तेमाल होता है. Today we are going to learn that. ठीक है मेरे भाई, बहुत गजब का लेसन होने जा रहा है. अब आपके जितने भी लेसन्स हैं ना, वो सब बहुत जोरदार वाले हैं भाई साहब, जो भी चंद दिन रह गए हैं आपके. देखिए ऊपर लिख रहा है it का इस्तेमाल, यूज ऑफ इट. देखिए इसको इसमें लिख रहा है हम इट को बेजान चीजों के लिए भी लाते हैं. ये पहले से आपको पता है, एक मैंने शुरू में ही बताया था कि इट का जो इस्तेमाल है, वो चीजें जिनके अंदर जान नहीं है, अगर मुझे उनकी तरफ इशारा करना होगा तो उसके लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ एग्जाम्पल्स कई सारे हैं, जरा देखिएगा. पहली मिसाल देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है. आई हैव अ लैपटॉप. मेरे पास एक लैपटॉप है. इट वर्क्स वेल, वो अच्छा चलता है. तो यहाँ पर जो इट का इस्तेमाल हो रहा है, वो बेजान चीज यानी लैपटॉप की तरफ इशारा करने के लिए हो रहा है. आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है. अब इसी लैपटॉप के बारे में बात चल रही. इट वर्क्स वेल, ये अच्छा चलता है. एक एग्जाम्पल. दूसरा, आई हैव अ फोन. इट वर्क्स वेल, मेरे पास एक फोन है, वो भी अच्छा चलता है. तो यहाँ पर भी जो इट का इस्तेमाल हो रहा है, वो बेजान चीज की तरफ इशारा करने के लिए हो रहा है. आगे आ जाइएगा. दूसरा इस्तेमाल इसका देखिए इट का क्या है. दूसरा इस्तेमाल ये है कि हम इट को जानवरों के लिए भी लाते हैं. ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं. ठीक है. हाँ, तो इंतजार करिए जब तक सारी नहीं आ जाए, कोई मैसेज मत करिए. जो आप बात कह रहे हो वो सब आएगा. हम इट का जो इस्तेमाल करते हैं, हाँ, इसमें बेजान चीजों में तो जेंडर वेंडर कुछ नहीं चलता है. इसमें क्या होगा, मतलब लैपटॉप में क्या कहेंगे आप, ये फेमिनिन जेंडर, और फोन को जो है मैस्कुलिन जेंडर. नहीं, उसमें नहीं होता बेटे. तो हम इसको जानवरों के लिए भी लाते हैं, एनिमल्स के लिए इसको लेकर आते हैं. इसको थोड़ा सा यूं कह लीजिए, बेजान यानी वो चीजें जिनके अंदर जान तो है, लेकिन अकल सलीम जिनको अल्लाह पाक ने नहीं दी रखी हो, उसके लिए भी हम इट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. अगर आप खाली एनिमल्स ही कह लें तो उसमें फिर बर्ड्स नहीं आएंगे. ठीक है, तो इसलिए ऐसा लफ्ज बोला जाए जो सबको आम हो, कॉमन हो. और वो ये है कि हम इट का जो इस्तेमाल करते हैं, तो वो उन जानदारों के लिए भी करते हैं कि जिनके अंदर अकल नहीं है. जान तो है लेकिन अकल नहीं है उनके. देखिएगा, जैसे आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है. इट ईट्स मीट, वो गोश्त खाती है. तो यहाँ जो इट जमीर इस्तेमाल हो रही है, प्रोनाउन जो जमीर इस्तेमाल यहाँ हो रहा है, तो ये इससे जो मुराद है वो कैट है. आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है. इट ईट्स मीट, वो गोश्त खाती है. तो इट से मुराद वही बिल्ली है जो जानदार है, जिसमें अकल नहीं है. आई सा अ डॉग, इट वॉज स्लीपिंग, मैंने एक कुत्ते को देखा. इट वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था. तो यहाँ पर भी इट का जो इस्तेमाल है वो एक जानदार के लिए हो रहा है. ये तो ऐसे एन एग्जाम्पल, ये दो तीन मिसाल आपके सामने दी गई है. बाकी तो करोड़ों बना सकते हो आप. ठीक है, इनको आप अपने सामने रख करके आगे देखिएगा. ये तीसरा इस्तेमाल है. तीसरा इस्तेमाल क्या है. इसी तरह हम इस जमीर इस को छोटे बच्चों की तरफ इशारा करने के लिए भी लाते हैं, जबकि हमें उसके मुजक्कर और मुअन्नस होने का इल्म ना हो. और अगर मालूम हो जाए तो मुजक्कर के लिए मुजक्कर की जमीर और मुअन्नस के लिए मुअन्नस की जमीर लाते हैं. क्या कही गई बात ये भाई साहब. बात ये कही गई है कि अगर कोई छोटा बच्चा है और हमें उसका जेंडर पता नहीं है, तो अगर उसकी तरफ इशारा करना हो तब भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं. और अगर हमें ये पता चल जाए कि वो बच्चा जो सामने किसी बंदे के गोद में है, वो लड़का है, तो फिर लड़के वाली जमीर प्रोनाउन लाएंगे, शी. और अगर वो लड़का है तो फिर ही लेकर के आएंगे. ठीक है, ये उस वक्त है जबकि कोई बच्चा सामने ऐसा, उसका जेंडर हमें पता ही नहीं हो, तो तब इट का इस्तेमाल किया जाता है. एग्जाम्पल देखिए, द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है. इट नीड्स समथिंग, उसको किसी चीज की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा बच्चा है, वो रो रहा है, आपने देखा उसे, अरे बच्चा रो रहा है. द बॉय, सॉरी, द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है. इट नीड्स समथिंग, उसको किसी चीज की जरूरत है. तो यहाँ पर जो इट का इस्तेमाल हो रहा है वो बेबी के लिए हो रहा है.
और बेबी एक ऐसा लफ्ज है जो लड़के के लिए भी बोला जाता है और लड़की के लिए भी बोला जाता है। छोटा जो होगा बच्चा वो बेबी कहलाता है, राइट। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अ चाइल्ड क्राइज, एक बच्चा रोता है। अ चाइल्ड क्राइज, एक बच्चा रोता है कब? व्हेन इट फील्स हंग्री, जब उसको भूख लगती है। जब उसे भूख लगती है तो एक बच्चा क्या करता है? जनरली रोता है, दैट इज द रियलिटी। जब एक बच्चा, जाहिर है उसको भूख लगेगी तो वो यकीनन रोगा। तो इसलिए अ चाइल्ड क्राइज, एक बच्चा रोता है। व्हेन इट फील्स हंग्री, जब उसे भूख लगती है। यहाँ पर भी इट का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है इस चाइल्ड की तरफ इशारा करते हुए, चूंकि चाइल्ड बच्चे को बोलते हैं। चाइल्ड का मतलब सामने जो आपके एक बच्चा है, चाहे वो लड़की हो तब भी वो चाइल्ड ही है, और वो लड़का हो तब भी वो चाइल्ड ही होता है, ठीक है। तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। ये मैंने पहले ही आपको बात बता दी है कि अगर किसी बच्चे का जेंडर हमें इल्म हो, मान लो कि आपका कोई दोस्त है और वो दूर से आ रहा है, उसके हाथ में बच्चा है, कोई नया आदमी तो नहीं पहचान सकेगा, लेकिन आपको पता है कि उसके यहाँ बेटा है, तो आप उस बेटे की तरफ इशारा करते हुए वहां पर ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से आपको अगर ये पता है कि आपका दोस्त बड़ी दूर से आ रहा है और उसके हाथ में बच्चा है छोटा सा, ठीक है, तो आपको तो पहले से पता है कि वो लड़की है, उसके लिए आप वहां शी ही लेकर के आएंगे। समझ में आई बात? तो ये उसी वक्त है जबकि आपको जेंडर पता नहीं हो, तो बच्चे की तरफ इशारा करना हो तो फिर बेबी और चाइल्ड वगैरह का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और फिर इट वगैरह का वहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखें मेरे दोस्त क्या है इसमें। हम इट को किसी सूरत हाल और वाक़े को बयान करने के लिए भी लाते हैं। किसी वाक़े को या कोई सूरत हाल, सिचुएशन हो, उसको बयान करना हो तब भी लेकर के आते हैं इट को। जैसे डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत कीजिए। इट इरिटेट्स मी, इससे मुझे उलझन होती है। इससे मुझे उलझन होती है। तो यहाँ पर भी एक सूरत हाल को बयान किया जा रहा है इट के जरिए कि आपका जो शोर मचाना है ना, इस शोर मचाने से जो आप एक हंगामा सा बर्पा कर देते हो और ये शोर शराबे से पूरा जो है क्लासरूम भर देते हो, ये जो आप सूरत हाल और सिचुएशन बना देते हो ना क्लास की, इट इरिटेट्स मी अलॉट, ये मुझे बहुत उलझन में डाल देता है। ठीक है, अलॉट तो मैंने अपनी तरफ से लफ्ज लगा दिया यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत कीजिए। इट इरिटेट्स मी, मुझे इससे उलझन होती है। आगे देखिएगा, यस्टरडे माई टीचर केम, गुज़िश्ता कल मेरे टीचर आए थे। इट अमेज्ड एवरीवन, उससे यानी उनकी आमद से हर शख्स हैरान हो गया। तो मेरे टीचर यस्टरडे आए थे, उनके इस अमल ने, जो वो कल आए हैं, उनके इस अमल ने हर एक को हैरत में डाल दिया। अरे यार, हमारे टीचर घर हमारे यहाँ आ गए। तो यस्टरडे माई टीचर केम, गुज़िश्ता कल मेरे टीचर आए थे। इट अमेज्ड एवरीवन, इससे हर एक शख्स हैरान था, इससे हर एक को हैरत हुई, हर एक को उनकी आमद ने हैरत में डाल दिया। तो यहाँ पर एक वाक़े और एक वाक़े की तरफ इशारा करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। और वो क्या है पूरा वाक़या? वो ये है कि यस्टरडे माई टीचर केम, कल मेरे वाले टीचर आए थे। देखिए यहाँ पर ये लिखा, वही जो मैंने आपको बात बताई है वही लिखी हुई है। ये जरा जोरदार सी बात है बच्चों, जरा ये जो हमारे 5वें नंबर पे बहुत जोरदार बात है। देखिएगा यहाँ पर लिख रहा है, हम इट को डमी सब्जेक्ट, यहाँ पर डमी मैंने उर्दू में लिख रखा है, डमी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जिसका मतलब ये है कि ये जुमले में यानी सेंटेंस में हकीकी सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि ये जुमले के शुरू में इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि जुमला ग्रामर के एतबार से सही हो जाए। बताना क्या चाहते हैं? बताना ये चाहते हैं कि इट जो लफ्ज है, ये डमी सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है। अब सवाल ये होगा कि सर ये डमी सब्जेक्ट कौन से हकीम जी के नुस्खे का नाम है, ये और बता दो। तो जो डमी सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट का मतलब ये है कि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट तो बनता है लेकिन उसका कोई मीनिंग वहां पर नहीं होता है। ग्रामेटिकली, ग्रामर के एतबार से सेंटेंस को सही करने के लिए बस इस्तेमाल होता है वो। बाकी वो जो सब्जेक्ट बन रहा है
वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनता है ताकि पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो ग्रामर के एतबार से सही हो जाए। बाकी उस डमी सब्जेक्ट का कोई मीनिंग नहीं होता है। मीनिंग कुछ नहीं होता है, सिर्फ आता इसलिए है ताकि ग्रामेटिकली जो सेंटेंस है वो सही हो जाए। बस इतना काम है इसका, बाकी कुछ नहीं है। इसी डमी सब्जेक्ट को इंट्रोडक्टी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी बोलते हैं, यानी ये पूरे जो सेंटेंस होता है सिर्फ उसका तारुफ कराता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है वहां पर। जो पूरा सेंटेंस होता है उसका इंट्रोडक्शन कराता है बस। इसी को ही बोलते हैं, डमी सब्जेक्ट को ये भी बोलते हैं, और दोनों नाम है उसके बहरहाल। ठीक है। अब देखिए, जैसे बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। बारिश हो रही, इट का कोई मीनिंग है? नहीं है, लेकिन इट के बगैर सेंटेंस ही पूरा नहीं होगा भाई साहब। आपको ग्रामेटिकली इट लाना पड़ेगा ताकि सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सारा का सारा इसमें आ जाए। ठीक है। देखिए, इट इज 5 o'clock। 5 बज रहे हैं। तो 5 बज रहे हैं, इसमें इट का क्या ताल्लुक है भाई साहब? तो इट का कोई तर्जमा नहीं हो रहा है, सिर्फ तारुफ के तौर पर जुमले का तारुफ करा रहा है, सेंटेंस का इंट्रोडक्शन करा रहा है, इसलिए इट का इस्तेमाल हो रहा है बस, ताकि ग्रामेटिकली सेंटेंस सही हो जाए। आगे देखिए, इट सीम्स दैट ही इज डूइंग नाउ। ऐसा लगता है कि वो अब कर रहा है। मतलब कोई भी काम, किसी बंदे के बारे में बात चल रही हो, तो आप कहेंगे ऐसा लगता है कि अब कर रहा है वो काम। कोई भी बंदा कोई काम कर रहा हो, तो यहाँ पर भी इट सीम्स, इट का कोई तर्जमा नहीं भाई साहब, लेकिन ग्रामेटिकली लाना जरूरी है, वरना सेंटेंस सही नहीं बन पाएगा। इट्स गेटिंग लेट। देर हो रही है। अब तो भैया देर हो रही, तो इट का क्या मतलब हो गया? मियाँ भाई साहब, इट का मतलब ये है कि ग्रामेटिकली इसे लाना पड़ेगा, वरना सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाएगा, हालांकि इसका कोई तर्जुमा नहीं हो रहा है। इट इज गेटिंग लाइट। आगे, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो इंग्लिश। अंग्रेजी जानना अहम है, इम्पोर्टेंट है, अहमियत का हामिल है। तो इस एग्जाम्पल में भी इट इज इम्पोर्टेंट टू नो इंग्लिश में जो इट का इस्तेमाल है, इट हैज नो मीनिंग। यहाँ पर इसके कोई मीनिंग नहीं है, कोई माना नहीं है, सिर्फ ग्रामेटिकली सेंटेंस को सही कर रहा है। आगे देखिएगा, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी सीखना आसान है। इस एग्जाम्पल में भी जो इट इज टू लर्न इंग्लिश में इट का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी डमी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे हो रहा है। इसका अंग्रेजी का कोई तर्जमा नहीं होगा। इट इज डिफिकल्ट टू लर्न अरबिक। अरबिक सीखना मुश्किल है। तो यहाँ पर भी जो इट का इस्तेमाल हो रहा है वो डमी सब्जेक्ट के तौर पर, इसका कोई यहाँ पर भी तर्जमा नहीं हो रहा है। इट इज नॉट इजी टू ड्राइव अ कार। कार चलाना आसान नहीं है। यहाँ पर भी इट का इस्तेमाल है, तो इट का इस्तेमाल तो है, लेकिन कोई ट्रांसलेशन इसका यहाँ पर कोई तर्जमा नहीं किया जा रहा है, लिहाजा इसका कोई तर्जमा नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर वैसे ही लिखा है इन्होंने, मज़कूरा तमाम जुमलों में इसका कोई तर्जमा नहीं हो रहा है और ये डमी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, सब आपको मैं बता चुका हूँ। आगे देखिएगा, एक और गजब का इस्तेमाल आ रहा है छठे नंबर पे भाई साहब। देखिएगा, ये बहुत जोरदार है, लेकिन बहुत बेहतरीन इस्तेमाल है ये वाला इट का। देखिए, हम इट को उस वक्त भी लाते हैं जब जुमले के किसी खास हिस्से पर जोर देना मकसद होता है। कोई एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के किसी खास हिस्से और पार्ट पर अगर आपको इम्फेसाइज करना हो, जोर देना हो, तो फिर उस जोर देने के लिए भी इट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे, इट वॉज यू हु कॉल्ड मी। वो आप ही थे जिसने मुझे कॉल की थी। इट वॉज यू, वो आप ही थे जिसने मुझे कॉल की थी। तो देखिए, इट वॉज यू हु कॉल्ड मी, वो आप ही थे, तो मतलब यहाँ पर यू, इट वॉज यू, ये यहाँ पर जोर दिया जा रहा है कि आप ही थे जिसने मुझे कॉल की थी। तो यहाँ पर जोर देकर बात कही जा रही है। एक तो सीधा सीधा कह सकते हो आप कि आपने मुझे कल कॉल की थी, एक ये नहीं, आप ही थे जिसने मुझे कल कॉल की थी। एक बंदा जोर देकर करा इतने यकीन के साथ। आगे देखिए, इट इज योर फादर। ये आपके फादर हैं, हु टेक्स केयर ऑफ यू। ये आपके वालिद ही हैं जो आपका ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पर भी जो इट का इस्तेमाल हो रहा है, वो सेंटेंस का जो ये हिस्सा है, या तो यूं कह लो कि वो आपके फादर ही हैं, इट इज योर फादर। इसी सेंटेंस पे फोकस,
इसी सेंटेंस के इस हिस्से पर फोकस करने के लिए इट का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। ये आपके वालिद ही हैं जो आपका ख्याल रखते हैं। इट वॉज yesterday that we went to the park. It was yesterday that we went to the park. कल, गुज़िश्ता कल, एक मिनट, ये सेंटेंस इधर हो गए। It was yesterday that we went to the park. ये कल ही की बात थी कि हम पार्क गए थे। यानी कल ही की बात थी ना, हम पार्क गए थे बोलते हैं इसे। अरे 2 दिन पहले ही की बात थी ना, जब हम लोग अपने टीचर से मिले थे। तो इट वॉज yesterday दैट, ये कल ही की बात थी। वी वेंट टू द पार्क, हम पार्क गए थे, या वी वेंट टू द मार्केट, हम मार्केट गए थे। समझ में आया भाई? यहाँ पर देखिए एक हिस्से पर जोर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए खुद इसको बताया गया है। अच्छा, एक एक एग्जाम्पल और है। इट इज द बुक दैट आई नीड। इट इज द बुक दैट आई नीड, ये वही किताब है जिसकी मुझे जरूरत है। इट इज द बुक, ये वही किताब है दैट आई नीड, जिसकी मुझे जरूरत है। इन्होंने कहा पहली मिसाल में यू पर, दूसरी मिसाल में योर फादर पर, तीसरी मिसाल में यस्टरडे पर, चौथी मिसाल में द बुक पर जोर देने के लिए इट का इस्तेमाल हो रहा है। वो जो मैंने पीछे बात बताई है, कुछ नहीं है इस तरह। जी, बस ये तो हो गया सब। चलो ये अच्छा है। लेट मी सी द टाइम। ओके वी हैव, ओके गिव मी 1 minute मोर। जी, यूज ऑफ देयर। देयर का इस्तेमाल भी बहुत जोरदार है भाई साहब। ठीक है, ये जरूरी है आप इसको जान लें। देखिएगा, देयर, इट डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक थिंग। ये बताना ही चाहते हैं कि इससे ये कोई खास चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, वो देयर अलग है जो किसी जगह की तरफ इशारा करने के लिए आता है, वो प्रोनाउन है। ठीक है, वो देयर का ताल्लुक प्रोनाउन से है। इट जस्ट इंट्रोड्यूसेस द सेंटेंस, ये सेंटेंस का सिर्फ तारुफ कराता है। जो मैंने अभी आपको इट के बारे में बात बताई थी, उसके बारे में भी ऐसी ही बात है। ये सिर्फ सेंटेंस का तारुफ कराता है, उसका इंट्रोडक्शन कराता है। एज वेल एज मेक्स इट ग्रामेटिकली करेक्ट, साथ साथ ये सेंटेंस को ग्रामर के एतबार से सही करता है। ये देयर भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आता है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं देखो, एंड इज इट इज कॉल्ड डमी सब्जेक्ट, और इसको डमी सब्जेक्ट भी कहा जाता है। तो जैसे इट डमी सब्जेक्ट बनता है, ऐसे ही ये जो देयर है ये भी डमी सब्जेक्ट बनता है। ओके बेटा ही ना? ठीक है जी। अब देखिए इसकी चंद बातें हैं, उधर जहन में रख लीजिएगा। देयर के मुतालिक चंद बातें जहन में रखना जरूरी है। पहली बात, अंग्रेजी जबान में देयर मुब्तदा यानी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल होता है। एक बात तो ये है। इसका एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दिया है हाथों हाथ, देयर इज अ टीचर इन द क्लास। देयर इज अ टीचर इन द क्लास, क्लास में एक उस्ताद हैं। क्लास में एक टीचर है, एक उस्ताद है। तो यहाँ पर जो देयर का इस्तेमाल हो रहा है, इसका कोई तर्जुमा नहीं हो रहा भाई साहब, इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि देयर यहाँ पर डमी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये सिर्फ सेंटेंस को ग्रामर के एतबार से दुरुस्त कर रहा है, बाकी इसका कोई लेन देन नहीं है। दूसरी बात इन्होंने देखो क्या कही है, जब देयर मुब्तदा यानी जुमले में बतौर सब्जेक्ट के आता है तो इसका कोई तर्जुमा नहीं होता है। वही बात कि जब इसको हम सेंटेंस में शुरू में लेकर आएंगे, ठीक है, यानी डमी सब्जेक्ट के तौर पर जब इसको हम इस्तेमाल करेंगे, तो सेंटेंस में ये सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। देखिएगा, जैसे देयर इज अ फैन इन द रूम, कमरे में पंखा है। देयर इज अ फैन, इस पे आपको सेंटेंस पूछूंगा आप लोगों से, देयर वाले।
ठीक है, आप लोग को बनाने हैं। तो देयर इज अ फैन इन द रूम, कमरे में एक पंखा है, कमरे में एक पंखा है। तो यहाँ पर भी देयर का कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने क्या कही है कि देयर जो सब्जेक्ट बनता है वो अंग्रेजी इस्तिलाह में, अंग्रेजी जबान में उसके दो नाम दिए जाते हैं इस देयर को। पहला नाम इसका ये है कि ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या फिर दूसरा डमी सब्जेक्ट इसको कहा जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। या तो इसको आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहेंगे या फिर डमी सब्जेक्ट, दोनों का मतलब वही है। यहाँ पर भी लिखा है जिसका मतलब ये है कि हकीकी सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि जुमले के शुरू में इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि ग्रामर के एतबार से जुमला सही हो जाए। समझ में आया? ये पहली जो मैंने बात बताई है वही यहाँ पर इन्होंने कही है कि ये या तो इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं चूंकि ये पूरे के पूरा जो सेंटेंस होता है उसका एक तरह से तारुफ कराता है, इंट्रोडक्शन कराता है। ठीक है जी। अब आपकी खिदमत में चंद ऐसी मिसालें पेश हैं जिनमें देयर सवाल और जवाब के अंदाज में बयान किया गया है। अब देयर का जो इस्तेमाल नीचे आ रहा है उसमें सवाल किस तरह बनाना है देयर के जरिए, बस सीधा सीधा सेंटेंस आप बना ही लेंगे। कमरे में एसी है, देयर इज एन एसी इन द रूम, फॉर एग्जाम्पल। और जी मेरे घर में एक गार्डन है, देयर इज अ गार्डन इन माई हाउस। ये तो सीधे सीधे बना लेंगे। सवाल आपको किस तरीके से बनाना है, बहुत बच्चे इसमें उलझते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी जिक्र कर दिया जाए। देखिए, इज देयर सब्जेक्ट, वो आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखेंगे। इज देयर एनी वन इन द रूम, क्या कमरे में कोई है? इज देयर एनी वन इन द रूम, क्या कमरे में कोई है? सवाल बनाया आपने। अब देखिए एनी वन चूंकि सिंगुलर है, एनीवन क्या है? सिंगुलर है, तो इसके एतबार से हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। तो हम इसलिए हमने इसको जब सवाल बनाना हो हमें यस नो क्वेश्चन वाला, तो फिर उसमें हम इसको शुरू में रखते हैं, क्या कोई कमरे में है? इज देयर एनीवन, इज एनीवन इन द रूम। अगर कोई बंदा इस तरह सेंटेंस बोले इज एनीवन इन द रूम, तो सेंटेंस वो भी सही हो जाएगा, मतलब सामने वाले को समझ में आ जाएगा। लेकिन ग्रामेटिकली आपको देयर लगाना पड़ेगा। इज देयर एनीवन, इज एनीवन इनसाइड, इज एनीवन इन द हाउस, इज एनीवन इन द ऑफिस नाउ। ये सेंटेंस भी बोला जाता है, लेकिन ग्रामर ये कहती है कि यहाँ इज एनीवन इन द रूम इसके बजाय आप यहाँ पर इस देयर का ही इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब सवाल क्या हुआ था, क्या कमरे में कोई है? देयर इज नो वन इन द रूम, देयर इज नो वन इन द रूम, कमरे में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है। अगला सवाल, इज देयर एनीवन इन द क्लास, क्या क्लास में कोई है? जवाब, देयर इज माई ब्रदर इन द क्लास, क्लास में मेरा भाई है। देयर इज माई ब्रदर इन द क्लास, क्लास में मेरा भाई है। अगला देखिएगा, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द हाउस। ये जरा सेंटेंस हाउ मैनी वाला जोरदार, हाउ मैनी पीपल आर देयर, इस तरह बनाना है आपको। हाउ मैनी पीपल चूंकि प्लूरल है इसलिए आर इस्तेमाल हो रहा है। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द हाउस, कमरे में कितने लोग हैं? जवाब, देयर आर 10 पीपल इन द हाउस, कमरे में, सॉरी घर में, कमरा नहीं, घर में 10 लोग हैं। अब देखिए पास्ट में थोड़ा सा, was anyone there in the room, was anyone there in the room, क्या कमरे में कोई था? क्या कमरे में कोई था? was anyone there in the room। अब देखिएगा अगला सेंटेंस, देयर वॉज नो वन इन द रूम, कमरे में कोई नहीं था। समझ में आया? अगला देखिएगा, विल देयर बी एनी मीटिंग टुमारो, विल देयर बी एनी मीटिंग टुमारो, क्या कल कोई मीटिंग होगी? जवाब, देयर विल बी नो मीटिंग टुमारो, कल कोई मीटिंग नहीं होगी। तो ये जो इस्तेमाल आपके सामने आया है ये आ गया मेरे दोस्त, आपको प्रेजेंट में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसी तरीके से आपको इसका इस्तेमाल पास्ट में कैसे करना है और फ्यूचर में कैसे करना है, ये एग्जाम्पल आपके सामने आ चुके हैं। अब आप में से देर के एग्जाम्पल कौन कौन देने तैयार है, आ जाओ जरा। बुलाइए भाई।
ब्रदर हसन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस। जी आप पूछेंगे सर नो, या आप ही बताइए। डायरेक्ट? देयर आर मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन। आर देयर मेनी ब्रदर्स इन द क्लासरूम? चलिए शाबाश। या रजिया। रजिया। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज बेटी। देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं है। इज देयर एम्प्टी, क्या ये खाली है? बढ़िया। अच्छा है। हाँ, सवाल तो जरूर बनाइए, सवाल बनाइए इससे ज्यादा। सही पाइए। Yes, sir. Is there anyone in the park? क्या पार्क में कोई है? There are so many students in the class. क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है। अच्छी बच्ची, साथ आओ। सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस। देयर इज बुक ऑन द टेबल। टेबल पर एक किताब है। सवाल बनाइए। इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई प्रॉब्लम है? चलिए शाबाश। तहमीना आओ। There any book? There is my brother outside the door. शाबाश। जैनब। अस्सलाम वालेकुम सर। यस बेटा। There is pencil on the table. सवाल बनाइए। असल सवाल बोलने आई है Is आपको। there हाँ। is, is there any difficulty? ओके, चलिए शाबाश। अदीबा। अस्सलाम वालेकुम सर। यस। इज देयर एनी पार्क नियर योर हाउस, क्या आपके घर के पास में कोई पार्क है? एंड हाउ मच मनी इन इन देयर हाउ मच मनी इज देयर इन योर पॉकेट, आपके आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं? हाउ मच मनी इज देयर? हाउ मच मनी इज देयर इन योर पॉकेट? हाउ मच मनी आर ही लाओ बाबू। हम्म हाउ मच? पर आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। इज इसको देयर देखिए। एनीवन इन द अदीबा, इसको चेक क्लास? करिए, ये मनी सिंगुलर है प्लूरल? ये मुझे बताइए, गूगल करिए। हम्म इज देयर एनीवन इन द क्लासरूम, क्या कोई क्लासरूम में है? देयर आर मैनी स्टूडेंट इन द क्लासरूम। शाबाश, बढ़िया, अच्छी बच्ची। फातिमा खातून प्लीज। Assalamu alaikum sir. यस। There is no one in the village. इस गांव में कोई नहीं है। चलिए, सवाल नहीं बना है बेटी। चलिए। Is there हाँ 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 हाँ। आओ आओ आओ। चलिए नेक्स्ट। रेशमा आइए। रेशमा। अमतुल मुहीत। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू, वालेकुम सलाम। इज देयर एनी मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, क्या फ्रिज में कोई मिल्क है, मिल्क छोड़ा है? चलिए शाबाश। हीना। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी बेटे। Is there any people in hostel? There are 30 people in hostel. शाबाश, अच्छा बेटे। और क्या हॉस्टल में कोई आदमी है? हॉस्टल में 35 पीपल है। ओके। जास्मीन आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल, आपकी स्कूल्स में कितने टीचर्स है? देयर आर 10 टीचर्स इन माय स्कूल। इज देयर एनीबॉडी एट होम, क्या घर पर कोई है? शाबाश। बुशरा आए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटी। Is there imam in your masjid? क्या आपके मस्जिद में इमाम है? How much students are there in school? अच्छी बच्ची, शाबाश। महरीन आओ। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम प्लीज। Students are there in the class?
क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? इज देयर एनी डाउट इन योर माइंड? क्या आपके माइंड में कोई डाउट है? चलिए शाबाश, बढ़िया। ओके अदीबा, सुमैया प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। Is there anyone in the park? क्या पार्क में कोई है? There are so many children in the park. Is there any children in school? क्या स्कूल में कोई बच्चा है? ओके शाबाश बेटे। रेशमा आइएगा। Is there any cats in your house? There are 2 cats in our house. शाबाश, बढ़िया। जी गुड़िया, शाबाश, अच्छा एग्जाम्पल है, शाबाश। नौशीन आइए। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम भाई, प्लीज। Is there any difficulty in your life? क्या आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है? बढ़िया, माशाल्लाह। सादिया। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। जी बेटी। How are you, sir? फैंटास्टिक, अल्हम्दुलिल्लाह। There are many women in their madrasa. मदरसे में बहुत सी खातीन हैं. How many women in their madrasa? मदरसे में कितनी खातीन हैं? अब बेटा, हाउ मैनी वीमेन आर देयर। आर को पहले, देयर को बाद में, ठीक है। चलिए शाबाश। सद्दाम ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। They are in the AC. They are AC in the room. क्या रूम में AC है? Is the playing park? क्या कोई पार्क खेलता है? इज देयर। आवाज नहीं आ रही है। इज देयर क्या क्या एग्जांपल दिया है दोबारा? 1 मिनट में बंद कर रहा हूँ, बेटा चुप हो जाओ। Is there playing in the park? इज क्या देयर। कोई पार्क में खेलता जी? इज देयर एनीवन प्लेइंग इन द पार्क? Anyone playing in the park? चलिए शाबाश। दरक्षा आइए। यस। Is there cats in your house? There are 2 cats in my house. ओके बेटी, शाबाश। जी जुवेरी आइए। Assalamu alaikum, sir. मेरा बेटा प्लीज। How many people are there in your family? There are 5 people in my family. अच्छी बच्ची, माशाल्लाह। मुबीन ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Is there any reason to cry? क्या कोई रोने की वजह है? There is a walkie-talkie on the table. walkie-talkie टेबल पर है। ओके माशाल्लाह, बढ़िया, शाबाश। अच्छा है बाबू, बहुत दिनों में दिखाई दिए लेकिन आप। चलिए शाबाश। ओके शबीना आइए। हाँ बेटी, सही है रजिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। यस। अस्सलाम वालेकुम, sir. वालेकुम अस्सलाम। Is there anyone in the market? क्या कोई मार्केट में है? How many people are there in the market? मार्केट में कितने लोग हैं? अच्छी बच्ची, शाबाश। राबिया आए। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। जी। Who is there in the class? Who teaches you? क्लास में कौन है जो आपको पढ़ाता है? There is a teacher who teaches me English. क्लास में टीचर है जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। बढ़िया, माशाल्लाह। एनीबडी? नो वन। ओके। बहरहाल अब एक लेसन और है हमारा, 2 हैं बल्कि बहुत जोरदार से। एक लेसन है आर्टिकल्स, ए एन एंड द कहाँ लाना है, ए और एन कहाँ लाना है, कहाँ कहाँ नहीं लाना है। और एक और बहुत जोरदार टॉपिक है, दैट इज प्रेपोजिशन। इन, ऑन, अपॉन, ओवर, एबो, और जी अंडर, अंडरनीथ, बीनीथ,
ये सब कहाँ लाने हैं, है ना, सब पढ़ेंगे। टू कहाँ कहाँ लाना है, इन कहाँ कहाँ लाना है, फॉर कहाँ कहाँ लाना है, ठीक है मेरे भाई, फ्रॉम कहाँ लाना है, ये सारे इंशाल्लाह आप, नेक्स्ट टू कहाँ लाना है, बिसाइड कहाँ लाना है, नियर कहाँ लाना है, सब इंशाल्लाह अभी बहुत इंपॉर्टेंट वो रह गए आपके अभी ये। अभी इंशाल्लाह मैं इनको तरतीब से ही आपकी खिदमत में पेश करूंगा। बाकी आप लोग अपने एतबार से भाई वो करिए। अभी मैंने अनाउंसमेंट तो नहीं निकाला, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ, चूँकि क्लास आखिर है, वो हमारा जो कोर्स है वो हो चुका है डिज़ाइन, और वो 50 डेज़ का है। 50 डेज़ का कोर्स है उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक कम्युनिकेशन भी नहीं आता है, मतलब बात ही करना नहीं आता, उनसे कैसे करें। हालांकि मेरे पास 4-5 महीने से पढ़ रहे हैं बच्चे वो, तो ऐसे बच्चों के लिए 50 डेज़ का वो कोर्स बनाया गया है, ठीक है। बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं। उसकी टाइमिंग बता देता हूँ यहाँ आपको मैं। उसकी जो टाइमिंग रहेगी वो 2:30 बजे से रहेगी, ठीक है। वो 45 मिनट्स की क्लास नहीं, वो पूरे 1 आवर, 1 ही घंटे की क्लास है, ठीक है। उसमें बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं। तो बहरहाल वो उसके बारे में वो डिटेल पूरी मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा कल को आप लोग को। तो जिन बच्चों के बारे में मैंने आपसे कहा है कि आप ज्वाइन करें, वो करिएगा, और जिनको मैंने नहीं कहा है तो वो उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस वो वैसे ही बात कर लेंगे तो हो जाएगा काम इंशाल्लाह, ठीक है मेरे भाई। बाकी आपके पार्टनर बने हुए हैं सब लोग के, अपने पार्टनर से आप दबा के बढ़िया से बात करिए, है ना। और सब कुछ आपको आ ही गया माशाल्लाह, सारी चीज़ें आपके सामने आ गई, ये कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है। बाकी प्रेपोजिशन और दा के बारे में ये बहुत अहम जो है टॉपिक्स हैं दोनों, ये इंशाल्लाह हम किसी वक्त इसको बड़े इत्मीनान से और सब हर चीज़ को समझ के और फिर आगे चलेंगे। आज जो मैंने आपको इट का इस्तेमाल पढ़ाया है उसमें 2-3 यूज़ इट के एडवांस हैं एकदम। एक तो यही कि किसी सेंटेंस पे इन्फेसाइजिंग और जोर देना हो तो तब लाते हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे ये कहना हो कि आप ही थे जिन्होंने मुझसे लड़ाई लड़ी थी, तो इट वॉज यू हु फाउट विद मी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपके वालिद मोहतरम ही हैं जो बहुत सारे कुर्बानी आपके लिए देते हैं। इट इज़ योर फादर हु गिव्स सो मैनी सेक्रीफाइसेस टू बिल्ड योर फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मतलब इस अंदाज से इट का जो इस्तेमाल आया वो बहुत ज़ोरदार था। इसी तरीके से वो बहुत पूछते हैं बच्चे कि इट इज़ रेनिंग में सर इट का तो कोई तर्जमा ही नहीं हो रहा, तो ये क्या है, तो उसके बारे में बात आई कि वो डमी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और ये आप लोग के एग्जाम में भी आ सकता है, खुसूसन वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में करते हैं ना, ये इट का आ जाता है भाई, ठीक है। तो ये बहुत अहम थी ये बहस, और देयर का भी इस्तेमाल वो दे देते हैं, ये थोड़ा सा उसमें आता है। बाकी दा का तो आता ही आता है, दा का तो देते ही देते हैं वो, ठीक है। तो दा की जो बहस यहाँ आएगी, हाँ बेटे टॉपिक वॉपिक नहीं चपत लगा दूंगा कल के बारे में जो है अपडेट कर दूंगा, क्लास होगी नहीं होगी, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं बच्चों इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।